स्टूडेंट्स कैसे हैं। चलिए आज हम अपना यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर, जिसमें दो ही चैप्टर मुख्य रूप से दिए गए थे। पहला जो चैप्टर था उसका नाम था वेदरिंग, जिसको हम कर चुके हैं। और अब लास्ट जो टॉपिक इसमें बचता है उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आज के इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे और इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर 4 बचेगी, उसको भी हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मास मूवमेंट क्या होता है। मास मूवमेंट मतलब कि डाउन स्लोप मूवमेंट। डाउन स्लोप मतलब कि स्लोप का मतलब होता है ढाल। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर ढाल आपको नज़र आता है वह मुख्य रूप से यदि आप देखें तो आपको पहाड़ों पर ढाल नज़र आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ढाल कहीं और नहीं है। प्लेन एरियाज़ में भी ढाल होता है। पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब बह कर जाता है तो वह ढाल को ही फॉलो करता हुआ आगे की तरफ बहता है। जैसे कि यदि हम नहरों के अंदर देखते हैं तो वह ढाल के स्लोप ग्रेडियंट के अनुसार ही नदियों को बनाया जाता है कि किस एरिया से किस एरिया की तरफ स्लोप है, तो उस स्लोप को ही फॉलो करते हुए, तो लोकल स्लोप्स को ही फॉलो करते हुए उनको बनाया जाता है और पानी फिर इसीलिए पानी आगे की तरफ बढ़ता है। तो स्लोप कहीं पर तीव्र होता है, मतलब कि कहीं पर खड़ा स्लोप है तो कहीं पर स्लोप की तीव्रता कम है। मतलब स्लोप ग्रेडियंट कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर 90 डिग्री का, कहीं पर 80 का, 70 का। इस प्रकार से यदि हम देखें तो कहीं पर 10 डिग्री का भी है, कहीं पर 5 डिग्री का भी है। तो यदि हम पहाड़ों से लेकर के और अपना समुद्री तट तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाते जाते आपका स्लोप है जो वह शून्य हो जाता है। मतलब कि सी लेवल पर पहुंच करके हमारा जो स्लोप है उसको हम शून्य मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देखी कि भी स्लोप के अनुसार ही क्या होता है, मास मूवमेंट होता है। मतलब क्या है कि स्लोप जो है हमारा ढाल है, ढाल के साथ ही जो मलबा है ऊपर से बह करके नीचे की तरफ आता है, ठीक। जैसे कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, ये सारी की सारी जब बरसात होती है, जो या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहाड़ से नीचे की तरफ खिसक जाता है। जब यह इस प्रकार से नीचे की तरफ खिसकता है तो इस खिसकने ही को ही हम क्या कहते हैं, आपका मास मूवमेंट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मास मूवमेंट क्या होता है। मास मूवमेंट को यदि आप कहें तो मास वेस्टिंग भी कहा जाता है, मास वेस्टिंग भी कहते हैं इसको, मास मूवमेंट भी कहते हैं और डाउन स्लोप मूवमेंट भी कहते हैं। तो व्रत अक्षरण इसको हिंदी में व्रत अक्षरण कहते हैं, व्रत संचलन भी कहते हैं और अनुढाल संचलन भी कहते हैं। भूस्खलन भी इसी का एक टाइप है, ठीक है। तो भूस्खलन क्या होता है, जब पृथ्वी का कुछ भाग धस करके ऊपर से फिसल करके स्लोप के सहारे नीचे की तरफ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भूस्खलन। तो यह सब क्या है, यह हमारा मास मूवमेंट है। और मास मूवमेंट के अब हम देखेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके मुख्य कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वह होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, अब देखिए ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है। ग्रेविटी कोई हमारी पृथ्वी का जो सतह है, प्लेन सतह है, यदि हम उससे ऊपर, प्लेन सतह से ऊपर कोई भी चीज़ ऊपर उठाते हैं तो उसका उसका उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। मतलब कि जो ऊपर लटकी हुई चीज़ है वह नीचे की तरफ उसको ग्रेविटी खींचती है। तो यह क्या है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी प्रकार से यदि हम ढाल के ऊपर यदि कोई तीव्र ढाल है, इस प्रकार से पहाड़ की कोई तीव्र ढाल है और यहाँ पर कोई चीज़ है तो उस पर नीचे की तरफ देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पर जितनी ज़्यादा ढाल होगी, ठीक है, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज़्यादा होगा मास मूवमेंट होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। उसके पश्चात नंबर 2 एक की बात करें तो वाटर, पानी। पानी इसके अंदर एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिस प्रकार से हम चिकनाहट का काम करता है। तो जो पहाड़ है उसकी जो बेसिक सतह है और उसके ऊपर जो मलबा पड़ा हुआ है, यदि बरसात हो जाती है तो उन दोनों के बीच में एक लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेहक का काम करता है और वो ऊपर से उसको फिसलने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है।
उसके साथ साथ जो मलबा होता है उसका वेट बढ़ा देता है। वेट बढ़ाने के साथ साथ जो जो पहाड़ की जो बेसिक सतह होती है, जैसे कि ये सतह है पहाड़ की और इसके ऊपर मलबा पड़ा हुआ है, तो इस सतह और मलबे के बीच में लुब्रिकेंट एक चिकनी परत बना देता है, जिसकी वजह से वह मलबा नीचे की तरफ खिसक जाता है। दूसरा है जो स्लोप ऑफ लैंड। इसके अगला अगला पॉइंट आता है स्लोप ऑफ लैंड, मतलब कि जो भूमि का एक कोई टुकड़ा है उसका ढाल किस प्रकार का है, कि तीव्र ढाल है, मंद ढाल है, किस प्रकार का। तीव्र ढाल का मतलब है कि उसका जो एंगल है वह बिल्कुल खड़ा है, ठीक है, और मंद ढाल का मतलब है कि उसका स्लोप बहुत ही कम है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा तीव्र होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी मास मूवमेंट की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट की यदि बात करें तो देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स हैं, जैसे कि कहीं पर आपका शुष्क क्लाइमेट है, कहीं पर आर्द्र क्लाइमेट है, ठीक है, कहीं पर आपका शीत क्लाइमेट है, ठंडा क्लाइमेट है, ठीक है। तो इन सभी क्लाइमेट्स के अंदर जो जो मास मूवमेंट है वह अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि कहीं पर स्लो मूवमेंट होती है, कहीं पर रैपिड मूवमेंट होती है, ये हम आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद आता है टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स मतलब कि भू विवर्तनिकी। टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है? टेक्टोनिक्स का मैंने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि प्लेट्स एक दूसरे के साथ साथ मूवमेंट कर रही होती हैं। तो जब प्लेट मूवमेंट करती है तो उसमें क्या होता है कि भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटता है। तो जब ज्वालामुखी फटता है और भूकंप आते हैं तो जो अनसेटल्ड रेगोलिथ अनसेटल्ड वेदर्ड मटेरियल उस पहाड़ के ऊपर पड़ा रहता है, तो वह हिलता है और हिलता है तो वह नीचे की तरफ ढाल के अनुरूप नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो इस खिसकने को हम क्या कहते हैं? मास मूवमेंट कहते हैं। और यह किसकी वजह से होता है? टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होता है। तो ये मुख्य रूप से इसके 5 इसके मुख्य कारक होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम इसके जो टाइप्स किस किस प्रकार का है, किस किस प्रकार का हमारा मास मूवमेंट होता है। देखिए मुख्य रूप से दो कहूँ मैं इसको ब्रॉड कैटेगरीज में बांटूँ तो दो ही प्रकार का मास मूवमेंट होता है। पहला होता है आपका स्लो मूवमेंट, दूसरा होता है रैपिड मूवमेंट, ठीक है। स्लो मूवमेंट का मतलब भी आप समझ गए हैं कि भी मंद गति से मूवमेंट हो रहा है, और रैपिड मूवमेंट का मतलब तीव्र गति से मूवमेंट होना। मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर लिया और पहाड़ की चोटी पर यदि हम उसको छोड़ देते हैं और ऊपर से वो खिसकता होता है तो कितनी तीव्र गति से वो आता है, तो उसको क्या क्या कह दोगे आप? उसको हम सीधी सी बात कहेंगे कि रैपिड मूवमेंट है। यदि क्या कहें कि एक मिट्टी का घोल बना दिया और मिट्टी के घोल को यदि हम खिसकाएंगे तो वह मंद गति से चिपचिपा हो जाती है मिट्टी, तो मंद गति से वो चिपचिपी मिट्टी आगे की तरफ बढ़ती है, तो वह आपकी स्लो मूवमेंट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इसके सब टाइप्स हैं। स्लो मूवमेंट में कौन से हैं और रैपिड मूवमेंट में कौन से हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा इसका क्लासिफिकेशन के लिए किस प्रकार का मतलब मास मूवमेंट होता है तो उसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये चित्र आपके सामने आ रहा है। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि वृत्त संचलन दो प्रकार का होता है, मंद संचलन और दूरस्थ संचलन। मंद संचलन मतलब स्लो मूवमेंट और दूरस्थ संचलन मतलब रैपिड मूवमेंट। तो मंद संचलन के अब आगे चल करके टाइप देखें तो उसमें सबसे पहला आता है मृदा विसर्पण, मतलब कि सॉइल क्रीप। शैल विसर्पण होता है जो, उसको हम कहते हैं रॉक क्रीप्स। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। विसर्पण मतलब जिस तरह सांप रेंगता है इस प्रकार से धीमी गति से रेंगना, ठीक है। उसके बाद है मलबा व पाद मलबा, ठीक है। तो इसको कहते हैं सैक्री और टैलुस, ठीक है। उसके बाद है मृदा विसर्पण और उसके बाद है सॉलिफ्लेक्शंस। तो ये 4 प्रकार के इसके अंदर इसके सब टाइप्स आते हैं। उसके बाद आता है रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में सबसे पहला आता है मृदा प्रवाह जिसको हम बोलते हैं अर्थ फ्लो। उसके बाद आता है लैंडस्लाइड मतलब कि भूस्खलन। उसके बाद आता है रॉक स्लाइड्स मतलब कि शैल स्खलन। उसके बाद आता है स्लम्पिंग मतलब अवसर्पण। उसके बाद आता है रॉक फॉल मतलब शैलपात। उसके बाद आता है डेब्रिज स्लाइड मतलब मलबा स्खलन। उसके बाद आता है अर्थ स्लाइड मतलब भूमि सर्पण। और उसके बाद आता है
मड फ्लो मतलब कि पंख प्रवाह। तो ये सारे के सारे इसके रैपिड मूवमेंट के पार्ट हैं। तो इस चित्र के अंदर से आपको स्पष्ट हो जाता है कि कितने प्रकार का आपका रैपिड मूवमेंट होता है और कितने प्रकार का आपका स्लो मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं आपका स्लो मूवमेंट, और उसका पहला जो पार्ट आता है सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्लो मूवमेंट के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं सॉइल क्रीप, मतलब मृदा विसर्पण। मृदा विसर्पण में यदि हम देखें तो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किस प्रकार से मूवमेंट होती है कि स्लोप के सारे गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जब जब शैल मलबा है जो वह नीचे की तरफ बहता है, नीचे की तरफ खिसकने लगता है, ठीक है, पूरे का पूरा वो पार्ट है जो वो इस प्रकार से खिसकता है कि उसके ऊपर बने हुए जो छोटे छोटे से मकान हैं या फिर उसके ऊपर उस पे ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति भी इस बात को नहीं समझ पाता है कि वह आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस चीज़ को हम यदि देखें तो इस चीज़ को नोटिस किस प्रकार से किया जाता है कि जैसे कि घरों में पड़ी हुई दरारें है, या फिर उसके ऊपर डाल जो स्लोप होता है, स्लोप के ऊपर जो खंबे हम लगा देते हैं उन खंबों का झुक जाना है। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाँ जो है लैंड है वह नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है और वहाँ पर जो मृदा है वह करीब कर रही है, मतलब कि सांप की तरह धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। करीब के मतलब कि जिस पर केचुआ रेंगता है उस प्रकार से धीमी गति से करीब करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, शीत जलवायु जहाँ पर होती है वहाँ के क्षेत्रों में क्या होता है, फ्रोस्ट मतलब कि पाला पड़ता है, और फिर उसके बाद वह हिम बर्फ़ है जो पिघलती है और सिकुड़ती है, पिघलती है और सिकुड़ती है, मतलब कि बर्फ़ जमती है। बर्फ़ जमने से क्या होती है, वह फैलती है, ठीक है, और फिर पिघलने के बाद फिर उसका आयतन कम हो जाता है पानी का। पानी का आयतन क्या होता है किस प्रकार से, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ वेदरिंग के अंदर पर कि जब पानी बर्फ़ रूप में अब बनता है तो वह फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है और फिर पिघलने के बाद आयतन कम हो जाता है। इस प्रकार से जो चट्टानें हैं उनकी उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वह क्या होती है, नीचे की तरफ बहने लगती है। हिमकण है जो हमारे जो क्या कहते हैं, बर्फ़ जहाँ पर पड़ी होती है, बर्फ़ के साथ साथ क्या होता है उसमें जो मलबा होता है वह उसको भी अपने साथ नीचे की तरफ खींच कर ले जाती है। उसके साथ साथ जो शैल का एकांतर क्रम में गर्म और ठंडा होना, जो जो पहाड़ हैं जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, गर्म होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है, गर्म होकर वो फैलती हैं, ठंडी होकर फिर सिकुड़ जाती हैं, गर्म होकर फिर फैल जाती है, इससे टूटने लगती हैं, उससे मलबा तैयार होता है। उसके बाद जो मिट्टी होती है, मिट्टी पर जब बरसात होती है तो वो पानी को सोख लेती है। पानी को सोखने के बाद फिर धूप निकलती है तो पानी उड़ जाता है। इस प्रकार से वह सोखती है तो फैलती है और जब सूख जाती है, पानी को जब अपने अंदर सोखती है तो वह क्या करती है, फैलती है, ठीक है, और जब वह सूख जाती है, सूखने के बाद फिर वह सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार से उस एरिया के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। जब दरारें पड़ती हैं तो क्या होता है कि वह शैल मलबा वह सारे का सारा जो मलबा है वह असंगठित होकर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के साथ आगे बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ भूकंप इसमें महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं, और बिलकारी जीव जंतु हैं जो वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। उसके बाद आता है रॉक क्रीप्स। रॉक किस प्रकार से, मतलब कि शैल विसर्पण। चलिए देखते हैं। तो आता शैल विसर्पण मतलब कि रॉक क्रीप्स क्या होता है, देखिए वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है कि ऊपर का जो मलबा होता है वह सारे का सारा बह जाता है, और जो बेड रॉक्स होती हैं, जो मुख्य रॉक्स होती है, आधार वाली जो रॉक्स होती है वह बाहर निकल आती हैं। जब उनके ऊपर मौसम के विभिन्न कारक काम करते हैं तो वह भी टूटने फूटने लगती है, और इस प्रोसेस में रॉक है जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वह आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ढाल मलबा और पाद मलबा, मतलब कि सेक्री एंड टेलुस, ठीक है। तो सेक्री एंड टेलुस को किस प्रकार से हम समझेंगे, देखते हैं। तो
अब इसके बाद आता स्क्री और टेल्स, ठीक है, मतलब कि ढाल मलबा और पाद मलबा। तो ढाल मलबा और पाद मलबा क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगी पहाड़ के नीचे कुछ बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये रॉक्स के टुकड़े इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर जो ये रॉक्स होती हैं ये इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ इकट्ठा होती ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं और इनका एक वहाँ पर जमाव हो जाता है। जब ये वहाँ पर जमती हैं तो इनका जो इकट्ठा हुआ मलबा है इनका भी एक ढलान बन जाता है और इस ढलान को ही हम क्या कहते हैं, और इस मलबे को ही हम क्या कहते हैं, आपका ढाल मलबा, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये दोनों के दोनों आपका स्क्री और टलस, TALUS, और स्क्री की स्पेलिंग होगी SCREE, स्क्री, ठीक है। मतलब कि दोनों में अंतर होता है। स्क्री जो होता है वह क्या होता है कि पहाड़ों के नीचे, जस्ट पहाड़ हैं जो, ठीक है, उनके नीचे आपका जो चट्टानों के टुकड़े मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्क्री कहते हैं। जबकि टल्स का मतलब क्या होता है, टल्स क्या होता है, एक देखिए क्लिफ होती है, क्लिफ मतलब होती है बिल्कुल खड़ी चट्टान, जिसका जो ये पहाड़ है और इसके बाद सीधा डायरेक्ट इस प्रकार से जब ढलान आ जाता है, बिल्कुल खड़ा ढलान, ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर इस जगह से यदि हम ऊपर की तरफ देखें तो ये हमें लटकी हुई हैंगिंग चट्टान, तो लटकी हुई ऊपर की तरफ से चट्टान नज़र आती है। तो जब हमें यह चट्टान नज़र आती है ऊपर की तरफ से, यदि हम यहाँ से इधर ऊपर की तरफ देखें तो हमें क्या नज़र आती है, चट्टान लटकी हुई नज़र आती है। और यहाँ पर इनके बीच में दोनों यहाँ पर इन दोनों स्थानों पर जो मलबा इकट्ठा होता है, इस मलबे को हम क्या कहते हैं, टालुस मलबा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या होता है, ऊपर से जब जो भी रॉक्स नीचे गिरती है वो यहाँ पर इकट्ठा होती रहती है और इस मलबे को ही हम टालुस मलबा कहते हैं और यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो और यहाँ पर स्लो मूवमेंट इसकी देखने को हमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोलिफ्लेक्शंस, मतलब कि मृदा विसर्पण। तो नंबर 2 हम देख रहे हैं मृदा सर्पण, मतलब कि मिट्टी का नीचे की तरफ खिसकना। लातिनी भाषा में भी जो सोलिफ्रैक्शन में सोलियम नाम का शब्द है उसको हम सोइल कहते हैं और उसके बाद फ्लोरेंस शब्द है जो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो, मतलब कि मृदा का आगे की तरफ खिसकना। इस प्रकार की घटनाएं हैं जो वह कहाँ पर मिलती है, चाहे वह निम्न अक्षांश हो या फिर हायर अक्षांश हो, मतलब या तो वह हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स हो या फिर वह उच्च अक्षांश मतलब पोलर रीजन्स हो। तो कहीं की भी स्थान हो, अगर वहाँ पर पहाड़ हैं तो पहाड़ों पर क्या होता है कि पहाड़ों की घाटियों में इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अब यदि हम आर्कटिक क्षेत्र की बात करें तो आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है, परमाफ्रोस्ट क्षेत्र होता है। परमाफ्रोस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भूमि है वह जम जाती है, वहाँ पर भूमि का जो भाग है, जो मिट्टी है वह भी जमी हुई होती है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है कि परमाफ्रोस्ट की सिचुएशंस ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी का जब सीज़न आता है तो वह ख़त्म हो जाती है और वह मिट्टी दलदली रूप ले लेती है और जब फिर ठंड आती है तो वही जो पानी उसके अंदर होता है वह जम जाता है और फिर वह ठोस रूप धारण कर लेती है, उसको परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशंस जब आती है तो यह वहाँ पर क्या होता है, मृदा सर्पण होता है, मतलब सोलिफ्लेक्शंस होता है, ठीक है। तो यह भी बहुत ही मंद गति से आगे की तरफ सॉइल्स आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद अपना स्टार्ट होता है रैपिड मूवमेंट्स में आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से तीव्र गति से, द्रुत गति से मूवमेंट होती है, जो चट्टानें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं, किस प्रकार से वह गिरती हैं, क्या कारण होता है वह देखते हैं अब। तो इसमें सबसे पहला आता है अर्थ फ्लो मतलब मृदा प्रवाह। मृदा प्रवाह के अंदर क्या आता है कि जो हमारा भूभाग होता है, भूभाग के ऊपर की जो मिट्टी होती है, जब वह मिट्टी यदि बरसात के सीजन्स में पानी से संतृप्त हो जाती है, मतलब कि सैचुरेटेड हो जाती है पानी से, तो उसका वज़न बढ़ जाता है। वह वज़न बढ़ जाने के साथ साथ पानी एक लुब्रिकेंट का काम भी करता है, मैंने बताया था एक स्नेहक का काम भी करता है। तो वह ढाल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल से
नीचे की तरफ बहने लगती है और और आगे की तरफ बढ़ती है। इस प्रकार से जब वह आगे की तरफ बढ़ती है तो वह अपने साथ साथ कुछ झीलों का निर्माण भी कर देती है। कई कई जगह पर वह स्थान अवरुद्ध भी कर देती है। तो इस प्रकार से जब वह आगे की तरफ बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा प्रवाह कहते हैं। इसके कई उदाहरण आपके नॉर्वे, स्वीडन तथा कनाडा में देखने को के उत्तरी भागों में देखने को मिलते हैं। भारत में भी इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि झेलम नदी में नेपाल में भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इससे कई बार रेल तथा सड़क दोनों ही मार्ग भी रुक जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना लैंडस्लाइड। इसके बाद आता है भूस्खलन, मतलब लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात उसके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं होती, और जो चट्टानें होती हैं वह स्लोप के साथ साथ नीचे की तरफ तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ती हैं और अत्यधिक मलबे को लेकर चलती हैं, जिससे जान माल दोनों की हानि होती है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं हम रॉक स्लाइड, उसके बाद स्लम्पिंग, उसके बाद रॉक फॉल और उसके बाद आता है डेब्रिज स्लाइड। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का आपका क्या होता है, लैंडस्लाइड्स। तो इन लैंडस्लाइड्स को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला यहाँ पर देखने को मिलता है आपका रॉक स्लाइड्स। रॉक स्लाइड्स में क्या होता है कि चट्टान के सहारे, चट्टान का जो बेड है, जो पहाड़ का जो मुख्य बेड होता है, उसके सहारे बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े जो नीचे की तरफ खिसकते हुए आते हैं, तो वह तीव्र गति से नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, शैल स्खलन, मतलब कि रॉक स्लाइड्स कहा जाता है। यह पहाड़ों के बड़े बड़े शिलाखंड अपनी जगह से खिसक कर नीचे की तरफ लुढ़कते हुए आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्लम्पिंग, मतलब अवसर्पण। अवसर्पण में क्या होता है, देखिए अवसर्पण हमेशा इस देखिए जो ढलान होता है, इसमें जो ढलान है वह जिस प्रकार से अवतल लेंस होता है, जैसे कि एक तो ढलान इस प्रकार से हो गया। ठीक है, एक ढलान हो गया हमारा यदि हम किस प्रकार से दिखाएं, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आप बुक को छोड़िए, आप यहाँ पर इस चित्र के अंदर देखिए, तो ढलान है, यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस नीचे की तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ है। इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार का जब ढलान होता है तो वहाँ पर स्खलन जो है रुक रुक कर होता है, और रुक रुक कर होने की वजह से यहाँ पर है जो सीढ़ी नुमा छोटी छोटी वेदिकाएं बन जाती हैं। भारत में इसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट पर चेन्नई और विशाखापट्टनम में भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रॉक फॉल मतलब शैलपात। तो रॉक फॉल क्या होता है, रॉक फॉल और रॉक स्लाइड लगभग दोनों एक जैसे ही देखने में सुनने में नज़र आते हैं, लेकिन इसमें अंतर होता है। देखिए जो रॉक फॉल होता है वह क्लिफ जो मैंने बताया था अभी, जिसका ढाल जिस तरह पहाड़ है, पहाड़ के बाद इस प्रकार का बिल्कुल खड़ा अगर ढलान होता है, और यहाँ से यदि कोई पहाड़ से कोई से बड़ी सी रॉक्स आकर के नीचे की तरफ गिरती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रॉक फॉल बोला जाता है। इसके अंदर जो चट्टान ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है उसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, छोटे से लेकर बड़ा कुछ भी साइज़ हो सकता है। तो वह जो साइज़ की चट्टान उसको हम बोल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, गोलाशम भी कह सकते हैं। वह नीचे गिर करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, इसके अनेकों उदाहरण हमारे हिमालय और आल्प्स पर्वतों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है डेब्रिज स्लाइड। डेब्रिज का मतलब क्या होता है, मतलब मलबा क्या हो गया, छोटे जो छोटे टुकड़े से लेकर बड़े टुकड़े से लेकर मिट्टी तक। ठीक, ये सारी की सारी जब मिलकर चीज़ें मिल जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मलबा। तो मलबा जब आपके स्लोप के सारे नीचे की तरफ बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका डेब्रिज फॉल या फिर डेब्रिज स्लाइड या फिर मलबा स्खलन। ठीक है, इसके बाद आता है अर्थ स्लाइड, मतलब कि भूमि सर्पण के अंदर क्या होता है, पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग, जैसे कि पूरे का पूरा एक पहाड़ है या फिर एक बहुत बड़ा पार्ट उसका जब आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो इस पूरे के पूरे भूभाग में यह कितनी ही लंबी दूरी तय कर सकता है। और
इस प्रकार की सिचुएशंस मिलती है देखने को, तो उसको हम क्या करते हैं, अर्थ स्लाइड कहते हैं। उसके बाद आता है मड फ्लो। मड फ्लो में क्या होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो बिल्कुल ही मिट्टी होती है, और जब बरसात के संपर्क में आती है तो वह कीचड़ कीचड़ बना देती है, उसको हम मड उसको हम मड बोल देते हैं। और पंख प्रवाह भी उसको कहा जा सकता है। तो पंख प्रवाह या फिर मड फ्लो, उसमें क्या होता है कि जब देखिए, यदि किसी स्थान पर कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाली जो राख उसके चारों तरफ जम जाती है। जब वह राख पहले तो ज्वालामुखी से बाहर निकलती है, ज्वालामुखी से बाहर निकलने के बाद उसके चारों तरफ वह जम जाती है, और जम जाने के पश्चात क्या होता है कि यदि बरसात वहाँ पर आ जाती है तो वह सारी की सारी राख किस चीज़ में परिवर्तित हो जाती है, कीचड़ में परिवर्तित हो जाती है। और जब वह कीचड़ बरसात के पानी के साथ मिलकर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पंख प्रवाह या फिर मड फ्लो कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर देखा कि मास मूवमेंट क्या होता है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो यह आपका यहाँ पर समाप्त होता है यूनिट नंबर 3। और इसके साथ साथ अब आपको मैं 2 क्वेश्चंस और देता हूँ इस यूनिट्स के पहले जो क्वेश्चंस को लिखिए। पहला क्वेश्चन बनता है कि वेदरिंग किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, अपक्षय किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्हाट इज वेदरिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल्स। ठीक, तो यह पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न जो आपका बनता है, व्हाट इज मास मूवमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल्स। वृत्त संचरण किसे कहते हैं, वृत्त संचलन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो यह आपके 2 क्वेश्चंस है और आपका असाइनमेंट नंबर 3 है। इसको आप लिखिए और लिख करके इसी प्रकार से ग्रुप के अंदर भेजते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपकी यूनिट नंबर 4 के साथ। इसके साथ साथ अब हम आपको आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी करवाना स्टार्ट करवा देंगे, और प्रैक्टिकल पार्ट में आपको जो चित्र बताए जाएंगे उन चित्रों को आपने अपनी प्रैक्टिकल शीट के अंदर बनाना है, और प्रैक्टिकल के टाइम पर वह आपको लेकर आनी होगी। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू वेरी मच।